नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 227 लेकर के। और आज मंडे जुलाई 10, 2023। तो 2 दिन का इंतज़ार आप सबका, और इस 2 दिनों में लगभग 70 के आसपास लोगों ने कहानी को सुना। अच्छा है, थोड़ा धीरे धीरे, पहले 40-45 तक लोग सुनते थे, आजकल 60-70 तक सुन लेते हैं। खुशी है मुझे इस बात की। खैर, तो बड़ा ही अच्छा समय रिकॉर्डिंग क्लब के लिहाज से अगर कहें तो चल रहा है इस कहानी में। फ़िलहाल 2019 का समय, 2019 में फरवरी महीने के अंदर शरद भाई के साथ माउंट आबू जाने का अवसर मिला। और वो अवसर इसलिए मिला कि कन्वेंशन की तैयारियों को अंतिम रूप देना था। लेकिन जब हम लोग गए यहाँ से तो वहाँ जाकर के पता ये चला कि जिस काम के लिए आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे, वो तो हुआ नहीं। जिनसे मिलना था उनसे मिलना भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आश्वासन ज़रूर मिला कि भाई जो आपको कहा है वो हो जाएगा, आप उस बात की चिंता मत कीजिए, आप तो अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है। तो फिर वहाँ पर 2 बजे तो करीब हम पहुँचे थे। और ये सब प्रक्रिया करते करते, खाना खाते खाते लगभग 4, साढ़े 4, 5 बज गए। और मुझे तो लौटने की लगी पड़ी थी कि भाई अब बस काम नहीं हुआ तो अजमेर चला जाए। लेकिन ऐसे में शरद भाई ने कहा कि एक जगह और है, वहाँ चलते हैं। मैंने पूछा वो जगह कौन सी है, और जिस जगह के बारे में पिछली बार मैंने छोड़ा था आपको सवाल पूछ करके, उसी जगह का जिक्र अब। और जो कि मैंने ये भी कहा था, अगर आपको याद हो, कि उस कन्वेंशन की शायद वो सबसे बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। तो मैंने पूछा वो कौन सी जगह है शरद भाई, अब बता दीजिए, यहाँ ऐसी कौन सी जगह है जो आप जानते हैं। उन्होंने कहा नहीं, जगह तो मैं नहीं जानता संदीप भाई कि यहाँ कौन सी पर्टिकुलर जगह है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इनका एक रेडियो चैनल चलता है। मैंने कहा अच्छा, किस नाम से? बोले रेडियो मधुबन। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ मतलब जाने की इच्छा है और उन लोगों से मिलने की इच्छा है, रेडियो मधुबन को देखने की इच्छा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। तो अच्छा, संयोग से विपुल भाई जो हैं हमारे, वो रेडियो मधुबन के जो जो हेड थी, जो संचालिका थी, उन्हें जानते थे, कृष्णा दीदी को। और हमारे इस प्रोग्राम को जो कोऑर्डिनेट कर रही थी वो भी कृष्णा दीदी थी। तो विपुल भाई ने कहा मैं कृष्णा दीदी से बात कर ले। तो मैंने कहा ये वाली कृष्णा दीदी जो हमारी हैं? उनका नहीं, ये अलग है, वो अलग है। मैंने कहा ठीक है। तो विपुल भाई ने बात की, उन्होंने अनुमति दे दी, उन्होंने कहा हाँ आ जाइए। अच्छा, विपुल चूँकि लोकल हैं तो पहले से वो जानते थे रेडियो मधुबन, और सब जगह उनका आना जाना भी था। और नहीं तो रेडियो मधुबन, अब आप सब जानती हैं, कम्युनिटी रेडियो है, तो उनका काम ही है कि वहाँ पर घूमना, जा कर के शोज़ करना। तो ये हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पर बताना और ज़रूरी है कि जब अजमेर में शरद भाई की पोस्टिंग हुई नेहरू युवा केंद्र में,
डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर के रूप में, ज़िला युवा समन्वयक के रूप में। उससे पहले वो ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में जॉब कर रहे थे, प्रसार भारती के थ्रू वो लगे थे। और वो जब रेडियो की फील्ड से जुड़े थे तो उस नाते उनको ये सब पता था कि कितने कम्युनिटी रेडियो हैं, कहाँ हैं, और उनकी एक ट्रेनिंग का पार्ट भी था, और उनका जो वर्क था उसका भी ये पार्ट था। तो वैसे भी जयपुर आकाशवाणी के अंडर में आते हैं राजस्थान के जितने भी रेडियो चैनल्स हैं वो, तो इस नाते भी शरद भाई को ये मालूम था कि कौन सा रेडियो चैनल है। तो ये जानकारी उस समय बड़ी काम आई। तो जब शरद भाई ने कहा रेडियो मधुबन चलना है तो ठीक है भाई चलते हैं, ना चाहते हुए भी, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन गए हम। वहाँ जाकर के कैबिन के अंदर कैबिन, कैबिन के अंदर कैबिन, कैबिन के अंदर कैबिन, और लास्ट कैबिन जो था उसमें कृष्णा दीदी बैठी हुई थी। और जैसा कि मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, वहाँ का वातावरण बिल्कुल सौम्य, शांत, सरल, वही उस समय भी था। बिल्कुल शांति चारों तरफ, और बिल्कुल साइलेंट मोड में सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। वहाँ जाने के बाद कृष्णा दीदी ने बड़े अच्छे से, बड़ी सरलता से, बड़ी शांति के साथ सभी का वेलकम किया, बिठाया। विपुल भाई ने परिचय दिया हम दोनों का, और फिर शरद भाई तो शुरू हो गए। और शरद भाई ने फिर अपने बारे में भी बताया, अपना रेडियो का जो एक्सपीरियंस था, काम था, उसके बारे में बताया, मेरे बारे में बताया, क्लब के बारे में बताया। तो हमको तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो कुछ बोलना था वो शरद भाई बोलते चले गए। यहाँ पर आप सबको लग रहा होगा ना कि शरद भाई की चर्चा कुछ ज़्यादा हो रही है। दरअसल मेरी ये आदत है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के माध्यम से अच्छे काम हुए हों और वो काम यादगार रहे हों, तो चाहे वो व्यक्ति साथ हो या ना हो, लेकिन उस व्यक्ति की कमियों को गिनाने की बजाय उसके अच्छे कामों को ज़रूर गिनाना चाहिए, उसके अच्छे कामों को ज़रूर याद रखना चाहिए। लेकिन हालांकि एक दो मामलों में जहाँ बहुत अति हो गई है, तो ऐसे लोगों के अच्छे कामों की चर्चा मैं नहीं कर पाया जानबूझ करके, क्योंकि उन्होंने तो फिर रिकॉर्डिंग क्लब के ख़िलाफ़ अनर्गल बातें और वो सब करना शुरू कर दिया। और उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा जो कहीं ना कहीं उनकी अच्छाइयों पर भारी पड़ गया मेरी नज़र में। तो इस वजह से मैंने ऐसे कुछ लोगों की अच्छाइयों का या अच्छी बातों का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उनकी साथ साथ उनकी बुरी बातों का भी ज़िक्र नहीं किया। ज़रूरत पड़ेगी तो करूँगा आगे, और अगर बुरी बातों का ज़िक्र करूँगा तो फिर अच्छी बातों का भी ज़िक्र करूँगा, लेकिन अभी नहीं। बहरहाल शरद भाई ने अपना अंदाज़े बयां जारी रखा, और बातचीत के दौरान बार बार वो इसी बात पर जोर दे रहे थे कि हाँ, अगर संदीप भाई कहेंगे तो हम ये काम कर लेंगे, संदीप भाई अगर आगे बढ़ेंगे तो हम ये कर लेंगे। हमारी रिकॉर्डिंग क्लब की टीम इसमें काम करेगी। मतलब एक सामूहिक नेतृत्व जो होता है, सामूहिक दायित्व जो होता है, उसका पूरा ध्यान वो रख रहे थे। तो आखिरकार उस मुलाकात में, उस बातचीत में तय ये हुआ कि अच्छा, उनको हमने ये भी बताया, तब तक हमें तो देखो भाई वहाँ की ABCD, BK की ABCD नहीं मालूम थी। अब ज़रूर कुछ कुछ मालूम है, लेकिन तब तो बिल्कुल नहीं थी। हमको लगा BK मतलब BK, सारा BK एक ही होगा। लेकिन आज मैं बताऊं आपको दोस्तों कि लगभग BK के अंदर अपने आप में लगभग 48 से 49 डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, और हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। कहने को सब एक
छत के नीचे हैं, लेकिन सब अलग अलग। तो हमने उनको बताया हमारे प्रोग्राम के बारे में, ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है। उन्होंने बताया कि वो नहीं रहेंगी उस दौरान, और फिर भी बातचीत के दौरान ये ज़रूर तय हुआ कि उस समय मतलब बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने बातचीत के दौरान जो वहाँ का ब्लाइंड स्कूल है आबू में, उसका हमें कितना सपोर्ट मिलता है, नहीं मिलता है, उसका क्या रवैया है, सारी बातें उन्होंने बताई। ये जो विपुल वगैरह जितने भी साथी थे वहाँ, ब्लाइंड जिस दृष्टिबाधित साथी, ये लोग कितने एक्टिव हैं, नहीं हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई। और बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि भाई हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है पहले से ही, लेकिन हमें किसी का सपोर्ट मिला नहीं, तो इसलिए हम उस प्रोग्राम को आगे कर नहीं पाए। और वो प्रोग्राम उन्होंने बताया मन की आँखों से, ये उन्हीं का डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम था, कृष्णा दीदी के टीम का ही, या कृष्णा दीदी का जो भी है। लेकिन उन्होंने कहा हमारा ये काम अटका हुआ है क्योंकि हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए, कोई व्यक्ति इसको करने को तैयार नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों में से कोई इस कार्यक्रम को करे तो ज़्यादा अच्छे से आपके फील्ड की समस्याओं को आप समझ पाएंगे। तो तय ये हुआ कि इस प्रोग्राम को ज़रूर कंटिन्यू करना है। प्लस ये भी तय हुआ कि जब मई में हमारा कार्यक्रम होगा तो उस समय कुछ इंटरव्यूज़ यहाँ पर किए जाएंगे, और एक तरह से इस प्रोग्राम को औपचारिक रूप से वहाँ से शुरू कर दिया जाएगा, मतलब आगे बढ़ा दिया जाएगा। शुरू तो उन्होंने कर ही दिया था, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो बातचीत बड़ी अच्छी रही, लेकिन बार बार मेरा तो यही मन कर रहा था कि मैं कब उठ करके जाऊं यहाँ से, मैं कब निकलूं यहाँ से। लेकिन हमारे शरद भाई का तो उठने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वही बात आ जाती है ना, फिर वो रेडियो फील्ड में होकर के आए थे, और उनकी बड़ी जिज्ञासा रहती है हर चीज़ को जानने समझने की। प्लस उन्हें थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है उसका भी उनको फ़ायदा मिलता है। तो साहब हुआ ये कि वहाँ पर काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, रेडियो में कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कहूँ कि मेरा पहला परिचय उसी दिन, उसी फरवरी 2019 में रेडियो मधुबन के साथ हुआ। और उससे पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था रेडियो मधुबन के बारे में। यहाँ तक कि मैं मई 2018 में जब मैं गया था आबू, तब भी मैं रेडियो मधुबन नहीं जा गया था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि रेडियो मधुबन से मुलाकात सबसे बड़ी उपलब्धि रही, क्योंकि उसके बाद तो इतिहास है। मन की आँखों से हो, हमराही कार्यक्रम ने तो झंडे गाड़ दिए, और संकल्प कार्यक्रम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा भी रेडियो मधुबन के माध्यम से संगीत प्रतियोगिता का आयोजन रहा हो एकता की आवाज़ के रूप में, या वहाँ पर कन्वेंशन में जो उनका सपोर्ट मिलता है, तो वो सब बड़ा ही काबिल तारीफ़ है। 2019 वहाँ से आने के बाद लगभग हम 7:30 बजे तक वहाँ से निकले, और रात को 2 बजे अपने घर पहुँचे। आते समय एक जगह हम थोड़ा रास्ता भी भटक गए थे, लेकिन फिर भी पहुँच ही गए जैसे तैसे। और वहाँ से आने के बाद वहाँ से आने के बाद अपनी टीम को बताया, टीम के साथ बातचीत हुई। टीम में सबका अपना अपना क्या रिस्पॉन्स था, कैसे कैसे इस कार्यक्रम की प्लानिंग आगे बढ़ी, और इस कार्यक्रम की घोषणा कैसे हुई, किसने की। और इस कार्यक्रम की औपचारिक तौर पर शुरुआत कब हुई, ये सब आज तो नहीं, कल के कार्यक्रम में बताऊंगा। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कन्वेंशन की चर्चा जब चल ही रही है,
तो फ्लो में कन्वेंशन की चर्चा को पूरा कर लिया जाए और उसके बाद में देखते हैं फिर आगे जब जब जो जो याद आता रहेगा। और फिर जो दूसरे हमारे साथी को इंट्रोड्यूस करना है उनको किसी ऐसे मोड पर इंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ से फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। कुछ तय नहीं कर पा रहा हूँ, कुल मिलाकर के बात ये है, लेकिन इंट्रोड्यूस तो करना ही है। तो आज तो अनुमति दीजिए कहानी में रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर पुस्तकें, कहानियाँ, सामान्य ज्ञान और समाचार पत्र सब कुछ अपलोड हो रहा है। पता नहीं आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल का जो भी वीडियो आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। रिकॉर्डिंग क्लब ऐप भी आपकी सेवा के लिए तैयार है। आप उसको भी 2 सब्सक्रिप्शन प्लान है, उसमें एक मंथली है, एक ईयरली है। जो भी आप चाहें वो लेकर के अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकते हैं। मंथली 49 रुपीज़ का है, ईयरली 499 रुपीज़ का है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।